Hello friends, I am Anuj Chaudhary. Today I am going to discuss electrical capacitor from the topic dielectric medium. Now, इससे पहले का जो भी टॉपिक है पहले के वीडियो लेक्चर्स में कवर हो चुका है, जिसका वीडियो लिंक इस वीडियो में दिया हुआ है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो प्लीज सेलेक्ट द वीडियो लिंक फ्रॉम देयर। नाउ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम। जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है वो इस प्रकार के मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स के बीच में इलेक्ट्रिक डायपोल एग्जिस्ट करता है। वो जो पार्शियल चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं उनकी वजह से। अगर जितने भी एटम्स हैं जिनसे ये मॉलिक्यूल डाइलेक्ट्रिक मीडियम का बना हुआ है उसमें जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट्स हैं उनका रिजल्टेंट जीरो भी हो सकता है और जीरो नहीं भी हो सकता, उसको आगे देखेंगे। पर हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम को वी कैन डिफाइन एज ए मीडियम which is consisting of such molecules which have permanent electric dipole moment और zero electric dipole moment। या हम इसको ऐसे कहें, जब हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम को डिफाइन करेंगे, डाइलेक्ट्रिक मीडियम कंसिस्ट ऑफ such molecules which are formed by tiny electric dipoles. There are two types of dielectric mediums. Part A, polar dielectric medium. The dielectric medium which have permanent electric dipole moment is called polar dielectric medium. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम H2O की बात करते हैं। एग्जाम्पल में ऑक्सीजन, दिस इज हाइड्रोजन एंड दिस इज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। जो ऑक्सीजन होता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है। इस पे पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इस पे पार्शियल निगेटिव चार्ज आता है। सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज यहाँ होता है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। सेंटर ऑफ मास इस प्रकार से निकालते थे, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज यहाँ आता है, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज यहाँ आता है। तो हम कह सकते हैं इन पोलर डाइलेक्ट्रिक मीडियम सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज डू नॉट कोइंसाइड। ठीक, इसको माइनस डेल्टा टू पार्ट करें, एक डायपोल मोमेंट इधर आ जाएगा, दूसरा डायपोल मोमेंट इधर आ जाएगा। इसके बीच में अगर थीटा एंगल है तो ये वेक्टर सम हम निकाल सकते हैं। सिंस दीज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट्स आर इक्वल बट नॉट इन अपोजिट डायरेक्शन, देयरफॉर इट हैज सम रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो अगर एक लाइन में समराइज करना चाहें पोलर डाइलेक्ट्रिक मीडियम को तो हम कहेंगे दोज डाइलेक्ट्रिक मीडियम्स whose molecule has permanent dielectric electric dipole moment in which center of positive and center of negative charge do not coincide is called polar dielectric medium. Example H2O। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे किसी भी मॉलिक्यूल को हम डेफिनेटली इस चीज को डिसाइड कर सकते हैं कि ये पोलर है या पोलर नहीं है। नंबर 2, अगर हम दूसरे टाइप की बात करें, बी टाइप की हम बात करें यहाँ पे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मीडियम। द डाइलेक्ट्रिक मीडियम इन विच द डाइलेक्ट्रिक मीडियम इन हुज मॉलिक्यूल सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड्स एंड विच हैव जीरो परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आर कॉल्ड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मीडियम। एग्जाम्पल में हम CO2 ले सकते हैं। यहां पे देखें C लीनियर स्ट्रक्चर होता है इसका, इस पे +2 डेल्टा चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है, यहाँ माइनस डेल्टा चार्ज, यहाँ माइनस डेल्टा चार्ज। इन दोनों चार्ज का सेंटर ऑफ मास यहीं पे आता, सेंटर ऑफ चार्ज यहीं पे आता है और ये सेंटर ऑफ चार्ज जो पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हुआ वो यहीं पे है।
तो इसका परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट 0 होता है, क्योंकि एक डायपोल मोमेंट अगर देखें तो इधर आ जाएगा नेगेटिव टू पॉजिटिव और दूसरा इधर आ जाएगा नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक, 180 एंगल इन अपोजिट डायरेक्शन, these dipole moments are of equal magnitudes, therefore their relative will be 0. Next, polarizing वेक्टर। जब किसी भी डायरेक्टिव मीडियम को किसी एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखा जाता है, एक्सटर्नल फील्ड इसके इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पे एक्सटर्नल टॉर्क एक्सर्ट करती है और अपनी डायरेक्शन में अलाइन करने का प्रयास करती है। ये बिहेवियर हम पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम पोलराइजिंग वेक्टर की बात करें तो हम कह सकते हैं ये मेरे पास कोई पोलराइजिंग मीडियम सही निकला है, इसको दोबारा बनाते हैं। यहां पे देखें क्यूबिकल या क्यूबाइडिकल, हम एक स्लैब ले रहे हैं पोलराइजिंग मीडियम का, दिस इज द स्लैब। मीन्स ये जो क्यूबाइडिकल है इसके अंदर बहुत से मिलियंस ट्रिलियंस और व्हाटएवर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक, इनका जो है कुछ रैंडम डायपोल मोमेंट को ओरिएंटेशन हो सकता है या किसी एक डायरेक्शन में हो सकता है। यहां पे अगर हम इसकी बात करें, रैंडम ओरिएंटेशन की बात हम लेके चलें, ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्शंस में दिखा रहा हूं, ये डायपोल मोमेंट्स हैं। देन पोलराइजिंग वेक्टर P इज डिफाइंड एज नेट डायपोल मोमेंट। हम यहां पे देखें कि इस टोटल का वॉल्यूम जो है, हम इस ट्यूब का या स्पेसमैन ऑफ द डायरेक्टिव मीडियम का कैपिटल V ले लें और जो हर एक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है हर एक मॉलिक्यूल का, हम यहाँ पे देख लें कि उन मॉलिक्यूल की संख्या स्मॉल n है। n को सिंगल मॉलिक्यूल के डायपोल मोमेंट से मल्टीप्लाई करूं और वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं। मींस द टोटल इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ ए डायरेक्टिव मीडियम पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजिंग वेक्टर। सपोज इसकी यूनिट को हम डिफाइन करें तो हमारे पास पोलराइजिंग वेक्टर की जो यूनिट होगी, n तो यूनिटलेस है, नंबर है, संख्या है, p क्या है, डायपोल मोमेंट, कूलम मीटर, और ये वॉल्यूम मीटर स्क्वायर है। इसकी यूनिट हमारे पास कूलम पर मीटर स्क्वायर आ जाएगी, वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब होगी। नेक्स्ट, relation between surface charge density and polarization। नाउ फिर से हम एक स्लैब भी लेते हैं, किसी डायरेक्टिव मीडियम क्यूबाइडिकल स्लैब ही हम ले रहे हैं। यहाँ पे हम अगर देखें इसको किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करें,
एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करें। तो ये जो एक्सटर्नल फील्ड है, जो जितने भी मॉलिक्यूल होंगे इनकी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को अपनी डायरेक्शन में एलाइन कर देंगे, अपनी डायरेक्शन में रोटेट कर देंगे। अलाइनमेंट का मतलब ये होता है। फिर से समझ लें अलाइनमेंट की मीनिंग को। यहाँ पे अगर ये प्रॉब्लम दे रहा हो, सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और पहले इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पहली कंडीशन पे इधर था, ये इस पे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे इस डायरेक्शन में टॉर्क एक्सर्ट करेगी और इसका जो फाइनल कन्फिगरेशन आ जाएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल आ जाएगा। इसे अलाइनमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट along external electric field due to torque exerted by external electric field on the electric dipole moment कहते हैं। अगर यहाँ पे हम देखें ये सभी डायपोल मोमेंट है, तो निगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा। इसको इस प्रकार से ग्रुपिंग की जा सकती है। ठीक, यहां से यहां तक की लेंथ अगर L हो, नंबर ऑफ डायपोल मॉलिक्यूल्स स्मॉल n हो और हर एक डायपोल मोमेंट का वेक्टर p डायपोल मोमेंट हो हर एक मॉलिक्यूल का, इन दैट केस वेक्टर p वी हैव स्टडीड n वेक्टर p ये पोलराइजेशन है और ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है अपॉन v। v को यहाँ पे लिखा जा सकता है, ये जो सरफेस एरिया है इसको a मान लें, लेंथ l है, a इंटू एल लिखा जा सकता है। क्लियर, a बाई एल लिखा जा सकता है। यहाँ पे अब हम ये देखते हैं चार्ज क्या होगा। चार्ज यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज आएगा, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज आएगा, तो एन पी वेक्टर बाई एल क्या होगा, एन पी वेक्टर बाई एल अपॉन ए। एन पी वेक्टर बाई स्मॉल एल हमारे पास आ जाएगा पर यूनिट लेंथ पे, पर यूनिट लेंथ पे, लेंथ से डिवाइड किया ना, एन पी बाई एल। यहां देख लें एन वेक्टर पी बाई एल। ठीक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट या इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, इसको लिखें इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट अपॉन लेंथ। ठीक, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट लेंथ को जब लेंथ से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, चार्ज बचेगा, क्योंकि डायपोल मोमेंट होता है 2a/q। आपने लेंथ से डिवाइड कर दिया यानी ये कैंसिल हो गया, q आ जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं चार्ज इंड्यूस्ड अपॉन a इक्वल टू सिग्मा। तो ये जो पोलराइजेशन होता है ये सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन ए स्लैब, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, हम ये कह सकते हैं। फिर से समझ लें, एन पी अपॉन वी ये पोलराइजेशन था, एन पी जो वॉल्यूम है इस पूरे क्यूब का, किसी एक फेस का एरिया जो विच इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन लेंथ, ये वॉल्यूम आ जाएगा। एन पी बाई एल, एन पी बाई एल ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट अपॉन लेंथ, ये चार्ज के बराबर होगा, ये चार्ज के इक्वल होगा। ठीक, हमने चार्ज को एरिया से डिवाइड किया, सरफेस चार्ज डेंसिटी आ जाएगी। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि पोलराइजेशन इज इक्वल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक मीडियम इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ टू द नेक्स्ट पॉइंट। The next point,
induced charge on a slab of dielectric medium। सपोज करें कि मेरे पास ये स्लैब है, रेक्टेंगुलर स्लैब है, ये डायलेक्ट्रिक मीडियम का स्लैब है, दिस इज स्लैब। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जहां स्लैब नहीं है ई है, यहां पे माइनस चार्ज इस डायरेक्शन में इंड्यूस हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहां पे इंड्यूस हो जाएगा, क्योंकि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन यही होगी। ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे होगा उसको मैंने ई के मान दिया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें ये पता है कि ये जो चार्ज इंड्यूस होगा इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से, वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल की वजह से अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा। तो हम कह सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक डायपोल। सिंपल। जो इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से जो लेयर आएगी वो जो चार्ज प्रोड्यूस करेगी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक। सिंगल मॉलिक्यूल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं कर रहा हूँ। जो यहाँ पे लेयर ऑफ चार्जेस आएगा उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी अपोजिट डायरेक्शन टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे मुझे पता है, ये पता है मुझे, इसको मैं कह सकता हूँ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, इफ सपोज डायरेक्टली कांस्टेंट के है तो ई के की वैल्यू ई बाई के आ जाएगा, इक्वल टू ई माइनस ई टी, और ई डी इक्वल टू ई माइनस ई बाई के, इट कम्स आउट टू बी 1 माइनस 1 बाई के। ई डी को मैं लिख सकता हूँ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई, ये एक्सटर्नल फील्ड है, और सिग्मा इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई 1 माइनस 1 बाई के। अभी इससे पहले हमने देखा था ये पोलराइजेशन के भी बराबर होगा, उसको हम वहां पे भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी सिग्मा को हम लिख सकते हैं क्यू बाई ए। यहाँ कहेंगे क्यू इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा इंटू ए। ए इसका फेस एरिया, ये ऐसे रखा हुआ है फेस एरिया, इसका जो एरिया होगा स्लैब का इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, वो एरिया है। तो ये आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट ई 1 माइनस 1 बाई के, ठीक है। दिस इज द चार्ज इंड्यूस्ड ऑन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी को अगर हम एक्सटेंड करें, हमने पहला प्लेट कैपेसिटर पढ़ा था, और यहाँ पे इसकी अर्थिंग थी, पॉजिटिव चार्ज था, प्लेट एरिया ए था, नेगेटिव चार्ज, इनके बीच की डिस्टेंस स्मॉल डी थी, और ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, माइनस चार्ज यहाँ पे इंड्यूस होगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ इंड्यूस होगा, जो चार्ज इंड्यूस होगा उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसको हम वर्कआउट कर सकते हैं। Q इक्वल टू होगा A ऐसे रहने दें, एप्सिलॉन नॉट ऐसे रहने दें, E कितना होगा, ये सिग्मा, इसका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 बाई के, ये कैंसिल हो जाएगा। A इंटू सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी इस प्लेट का है, एरिया भी इस प्लेट का है, इसका एरिया और इसका एरिया आपस में इक्वल है। इन दैट केस दिस इज सपोज Q नॉट 1 बाई के। इस बात को यहां पे हम ध्यान रखें, ये जो फॉर्मूला ट्रू है ये किसी भी मीडियम के लिए ट्रू है, लेकिन वो मीडियम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म होनी चाहिए, या ये प्लेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है वो यूनिफॉर्म, या तो अपने आप हमें रीजन नहीं पता उसकी वजह से यूनिफॉर्म है, या अगर हमें रीजन पता है कि ये प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे यूनिफॉर्म होना चाहिए, तब मेरा फार्मूला ये वैलिड है, ठीक। अगर मैं यहाँ पे K इक्वल टू
मेटल की बात करूं तो मेटल के लिए ये स्लैब अगर मेटल होता तो फॉर मेटल K इक्वल टू इंफिनिटी, therefore Q इक्वल टू Q नॉट हमारे पास यहाँ पे चार्ज था, इस प्लेट पे चार्ज था। ठीक, बस ये एक केस के लिए ट्रू है। मैं इस चीज को नोट इसे कर लीजिएगा, यहाँ के लिए अप्लाई नहीं कर सकता कि यहाँ पे एक Q चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे एक प्लेट रखी है, ये मेटल की प्लेट है। इस पे जो चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक इस पे जो चार्ज इंड्यूस होगा वो कभी भी, इसको अगर Q नॉट मानते, यहाँ पे Q चार्ज इंड्यूस होता, पॉजिटिव Q चार्ज इधर जाता, नेगेटिव इधर जाता, तो यहाँ पे ये जो Q आता है, ये Q की वैल्यू हमेशा Q नॉट से कम होगी, जबकि यहाँ पे इक्वल हो रही है, क्योंकि ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस कर रहा है कैपेसिटर की चार्ज प्लेट, वो यूनिफॉर्म है, यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म, ये ध्यान रखिएगा। बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये जनरेट करेगा वो इस प्लेट पे ना जाके बाहर चली जाएंगी, जबकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो सब की सब यहाँ से पास हो रही है, इसलिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का होना जरूरी है। Now, combination of capacitors. Combinations of capacitor. हम कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं, हम कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं, तो हम कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की बात कर रहे हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। नंबर 1, सीरीज कॉम्बिनेशन। यहां मैं जो कुछ बताऊंगा कोशिश करिएगा उसी फॉर्म में समझने का, और किसी और फॉर्म में अगर आपने पहले से समझा हुआ है जो इससे मैच नहीं करता है तो आगे उस फॉर्म की जो ड्रॉबैक्स हैं वो भी मैं देखूंगा। ठीक, इसलिए इसको बड़े ध्यान से सुनें, और इसको जब सुनना स्टार्ट करें तो कंटिन्यूअसली इसको सुनते जाएं, अदरवाइज रियल नॉलेज आप तक नहीं पहुंच पाएगी, दोबारा आपको टाइम ज़्यादा लगा के फिर से पूरा देखना पड़ेगा। सीरीज कॉम्बिनेशन, मेरे पास ये कैपेसिटर है C1, ये दूसरा कैपेसिटर है C2, चार्ज कैपेसिटर है, पॉजिटिव प्लेट ये है, नेगेटिव प्लेट ये है, पॉजिटिव प्लेट ये है, नेगेटिव प्लेट ये है, एक की नेगेटिव प्लेट दूसरी की पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड होगी। ठीक, ये X पॉइंट है, ये Y पॉइंट। These two capacitors C1 and C2 are said to be in series. अगर इस टर्मिनल से ये हाई पोटेंशियल पे होगा, ये लो पोटेंशियल पे होगा, चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, यहाँ प्लस Q चार्ज आएगा, यहाँ माइनस Q, प्लस Q जो इधर, ये प्लस Q चार्ज यहाँ माइनस Q चार्ज इंड्यूस करेगा, प्लस Q चार्ज जो यहाँ पे इंड्यूस होगा इस प्लेट पे पहुंच जाएगा, यहाँ पे माइनस Q और फिर प्लस Q चार्ज आगे बढ़ जाएगा। ठीक, यहाँ पे कॉम्बिनेशन के अक्रॉस अगर मैंने V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रखा है, इसके अक्रॉस V1 पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर करेगा, इसके अक्रॉस V2 पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर करेगा, इन दोनों का सम इसके इक्वल होगा। ठीक, तो हम एक डेफिनेशन दे देते हैं, इन सीरीज कॉम्बिनेशन नेगेटिव प्लेट ऑफ वन कैपेसिटर, इन सीरीज कॉम्बिनेशन negative plate of one capacitor is connected to positive plate of other capacitor, while the other two plates, that is this is positive plate, this is negative plates, are not connected together, तब इसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। इसके साथ एक चीज और याद कर लीजिए, इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज इज नॉट डिवाइडेड, जो चार्ज इस पे जा रहा है वही चार्ज इस पे जा रहा है, चार्ज इज नॉट डिवाइडेड, while पोटेंशियल डिफरेंस हमने टोटल V अप्लाई कर रखा था, इट इज डिवाइड। सीरीज में दो हैं तो ये दो पार्ट में डिवाइड होगा, ये दोनों पार्ट इक्वल भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है। सपोज करो चार्ज तो इक्वल है ही है, ये कैपेसिटेंस भी इक्वल है, तो V1 और V2 भी आपस में इक्वल होते हैं, इसके हाफ के बराबर, और अगर ये अनइक्वल है तो V1 V2 भी अनइक्वल ही होंगे। इस केस में हम कह सकते हैं फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन एट पोटेंशियल डिफरेंस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स हियर, फॉर दिस केस देन V इक्वल टू V1 प्लस V2। चार्ज Q था, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को C मान लें तो Q by C हो जाएगा, इक्वल टू Q by C1 प्लस Q by C2, Q कैंसिल हो जाएगा पूरे से, और 1 अपॉन C इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस
1/C2, ये सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। ठीक, यहाँ पे हमने देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो रहा था, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो रहा था, चार्ज डिवाइड नहीं हो रहा था। कुछ चीजें हम पोटेंशियल डिफरेंस किस रेशो में डिवाइड होगा वो हम देखेंगे। एग्जाम में है ना, इतना लिख लीजिए सीरीज कॉम्बिनेशन का, इसके आगे करने की जरूरत नहीं है, बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूँ या स्कूल एग्जाम की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे हमने देखा V1 इक्वल टू Q बाई C1, V2 इक्वल टू Q बाई C2। So therefore V1 is to V2 इक्वल टू Q अपॉन C1 is to Q अपॉन C2। मीन्स हम कह सकते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिवाइड होता है वो कैपेसिटेंस के इनवर्स रेसिप्रोकल रेशो में डिवाइड होता है, इनवर्सली डिवाइड होता है। ठीक, हमें ये पता है V1 प्लस V2 इक्वल टू V। इन दो बातों से मैं जो लिख सकता हूँ वो समझ जाओ, और ये कहीं पे भी यूज होगा, कहीं पे भी जो चीज डिवाइड हो रही है, चाहे कैपेसिटर हो, चाहे रेजिस्टेंस हो, या कोई भी कॉम्बिनेशन हो, जो बताने जा रहा हूँ उसको हम यूज करेंगे। अगर V1 हम लिखें यहाँ पे, तो V1 इक्वल टू V1, इसका रेशो कितना है 1/C1, सम ऑफ द रेशो 1/C1 प्लस 1/C2 इनटू टोटल V1 प्लस V2, जो चीज डिवाइड हो रही थी। ठीक, ऐसे अगर V2 हम निकालना चाहें 1/C2 उसका रेशो अपॉन सम ऑफ द रेशो अपॉन द टोटल पोटेंशियल जो डिवाइड हो रहा था। यहाँ से हम इजीली वर्कआउट कर सकते हैं, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, अगर इस मेथड से करते हैं टाइम कम लगता है, और नहीं तो हम क्या करते हैं चार्ज निकालते हैं। चार्ज निकालने के बाद V1 इक्वल टू Q अपॉन C1 या V2 इक्वल टू Q अपॉन C2 वर्कआउट कर लेते हैं। क्वेश्चंस में पैरेलल ग्रुपिंग के बाद, पैरेलल कॉम्बिनेशन के बाद दे रहा हूं। नंबर 2, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं, जितने भी कैपेसिटर होते हैं, ये C1 कैपेसिटर, ये दूसरा C2 कैपेसिटर, इनको किसी एक पॉइंट, दो पॉइंट के बीच में कनेक्ट कर देते हैं। ये A है और ये B पॉइंट, इनके बीच में हमने कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे हमने कहा ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। मीन्स एक दूसरा तरीका भी हम इसको समझने का समझते हैं, अगर ये पॉजिटिव हाई पोटेंशियल पे हो, ये लो पोटेंशियल पे हो, तो चार्ज इधर से फ्लो करेगा, यहाँ से चार्ज जाएगा, दो पार्ट में डिवाइड होगा, ये पॉजिटिव प्लेट होगी, ये नेगेटिव होगी, ये पॉजिटिव प्लेट होगी, ये नेगेटिव होगी, और चार्ज यहाँ से Q1 Q2 आगे जाएगा और यहाँ कंबाइन होकर फिर से Q मिल जाएगा। मीन्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन like plates are connected together, ठीक, यहाँ पे हम कह सकते हैं Q इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइड हो रहा है ना, पोटेंशियल डिवाइड नहीं हो रहा है। यहाँ पे अगर हम V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें तो हम कह सकते हैं इन पैरेलल कॉम्बिनेशन चार्ज गिवन टू द कॉम्बिनेशन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, क्योंकि यहाँ पे दो ही ब्रांचेस हैं, एंड पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन रिमेन द सेम फॉर एवरीवन, इट इज नॉट डिवाइडेड। ये आ जाएगा CV इक्वल टू C1V, C इक्विवेलेंट है, प्लस C2V, और C इक्वल टू C1 प्लस C2 हम कह सकते हैं। क्लियर? नाउ यहाँ पे मेरे पास जो है चार्ज डिवाइड हो रहा है, तो Q1 इज टू Q2, ये नोट करके लिख लें। आपका कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यहाँ प्रूव हो चुका है, एग्जाम में आ जाए कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो यहीं पर प्रूव करना है, इसके आगे नहीं जाना। तो ये आ जाएगा C1V इज टू C2V। तो सीरीज पैरेलल में जो चार्ज डिवाइड होता है वो कैपेसिटेंस के रेशियो में डिवाइड होता है, क्योंकि पोटेंशियल सेम रहता है। क्लियर है? हमें पता है Q1 प्लस Q2 इसका तो Q है, तो Q डिवाइड हो रहा है, Q1 निकालें तो वहां पे हमने देखा था Q1 का रेशो C1 सम ऑफ द रेशो इनटू टोटल चार्ज। ऐसे Q2 निकालने तो इसका रेशो Q2 का रेशो C2 है अपॉन C1 प्लस C2 इनटू द चार्ज विच इज बीइंग डिवाइडेड, जो चार्ज डिवाइड हो रहा है वो यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर? हम इसके कुछ क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे और आप उसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक? और कठिन नहीं है, समझ में आ जाएगा आपको।
जिन क्वेश्चंस को हम डिफिकल्ट कहते हैं वो भी डिफिकल्ट नहीं है अगर कुछ बेसिक चीजों को लेके चले। Now questions on combination of capacitors. नंबर 1, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करो इससे पहले एक बात आप समझ लें, अगर दो फिजिकली डिफरेंट पॉइंट्स हो, मींस दो अलग अलग पॉइंट हो, अलग अलग कैसे हो, एक यहां हो और यहां से 1 किलोमीटर दूरी पे दूसरा पॉइंट हो, दोनों में कोई भी आपस में इलेक्ट्रिकल कनेक्शन हो या ना हो, अगर दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है देन बोथ पॉइंट्स आर सेड टू बी इलेक्ट्रिकली सेम पॉइंट। फिर से समझ इस बात को, अगर दो पॉइंट एक दूसरे से काफी डिस्टेंस पे हों और दोनों सेम पोटेंशियल पे हों, फिजिकली डिफरेंट पॉइंट्स हैं, एक यहां पे मान लेते हैं इंडिया पे, दूसरा यूएसए में मान लेते हैं, लेकिन मतलब डिफरेंट पॉइंट फिजिकली डिफरेंट पॉइंट्स हो लेकिन वो उनका पोटेंशियल सेम हो तो इलेक्ट्रिकली बोथ आर कवर्ड द सेम पॉइंट, दोनों सेम पॉइंट होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, this is 2 microfarad, 3 microfarad and this is 6 microfarad. This is terminal A and this is terminal B. हमें A और B के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। A और B पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। हम क्या करते हैं, इसको हाई पोटेंशियल पे ले लिया, इसको नेगेटिव पोटेंशियल यानी लो पोटेंशियल। पॉजिटिव का मतलब हाई पोटेंशियल होता है, नेगेटिव का मतलब लो पोटेंशियल होता है, ठीक। यहां से अगर हम कहें क्यू चार्ज फ्लो करता है तो इस प्लेट पे क्यू चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, जो प्लस क्यू चार्ज आएगा इसके दूसरे सरफेस पे वो आगे जाएगा, इस पे प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा, माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा, फिर क्यू चार्ज आगे जाएगा एंड दिस इज प्लस चार्ज एंड दिस इज माइनस चार्ज। मींस चार्ज इज नॉट डिवाइडेड सीरीज में इसको हमने C1 सपोज कर लिया, इसको हमने C2 सपोज कर लिया, इसको हमने C3 सपोज कर लिया। सीरीज का फार्मूला रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टा होता है, रेसिप्रोकल 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। वैल्यू रखें C1 की 2 1/3 प्लस 1/6, इट कम्स आउट टू बी 6 एलसीएम आ जाएगा, 3 प्लस 2 प्लस 1 6/6 इक्वल टू 1 और C इक्वल टू 1 माइक्रोफैराड। एक बात का ध्यान रखें, अक्सर आप लोग क्या करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ पे 1 जैसे लेके आते हैं, आप इसको छोड़ देते हैं और कहते हैं दिस इज, यहाँ पे आप आंसर लिख देते हैं। नहीं, ये जो वैल्यू आई है ये 1/C की वैल्यू आई है, C की वैल्यू नहीं, C की वैल्यू जो होगी इसकी रेसिप्रोकल होगी, ठीक। वो 1 है तो बस ये भी 1 हो गया, कुछ और वैल्यू होती 1/2 होती तो C की वैल्यू 2 आ जाती और आप वैसे छोड़ देते तो आपका आंसर 1/2 रहता, जो कि इनकरेक्ट हो जाता, या हम कहते हैं आपने क्वेश्चन को पूरा वर्कआउट नहीं किया, पूरा सॉल्व नहीं किया, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। फिर से मैंने सेम 3 कैपेसिटर लिए, ये 2 माइक्रोफैराड का, 3 माइक्रोफैराड एंड दिस इज 6 माइक्रोफैराड। दिस इज द पॉइंट B, दिस इज द पॉइंट A और B के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आई हैव टू वर्क आउट। एक कंडीशन डिफरेंट है, मैंने इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। एक रूल को और ध्यान रखें, किसी भी सर्किट में अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी भी एक ब्रांच से, किसी भी एक रास्ते से, अगर मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बिना किसी कैपेसिटर, बिना किसी रेजिस्टेंस या सेल को क्रॉस करके पहुंच जाऊं तो दोनों पॉइंट सेम होते हैं। मैं इस सर्किट में इस पॉइंट से लेकर के यहां तक बिना कुछ क्रॉस करके पहुंच जाता हूं तो ये भी पॉइंट A होगा। हम ऐसे क्वेश्चन को सिंपलीफाइड डायग्राम के बेसिस पे सॉल्व करेंगे, ठीक। अब यहां पे अगर इसको हाई पोटेंशियल लूं, ये लो पोटेंशियल लूं,
चार्ज इधर फ्लो करेगा, क्योंकि ये लो रेजिस्टेंस पाथ है, जीरो रेजिस्टेंस पाथ है, टोटल का टोटल चार्ज इधर से फ्लो करेगा, इस पे चार्ज नहीं जाएगा। अगर फिजिक्स के एक्सेलरेटरी लैंग्वेज में बात करें तो इस पे चार्ज नहीं आएगा। इसको सर्किट में रखूं या ना रखूं कोई अंतर नहीं पड़ता। ठीक, सिंप्लीफाइड डायग्राम ड्रॉ करूं अगर, तो ये दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट बी। 6 माइक्रोफैराड की बात करूं, ए और बी के बीच में कनेक्टेड है 6 माइक्रोफैराड। 2 माइक्रोफैराड, ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इसका ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है ए से कनेक्टेड है, ये मेरे पास 2 माइक्रोफैराड है। इसका नेगेटिव टर्मिनल 3 माइक्रोफैराड के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, 3 माइक्रोफैराड नेगेटिव, और इसकी नेगेटिव प्लेट ए से कनेक्टेड है, मींस ऐसे कनेक्टेड है। हमने घर में देखा है कि मेरे पास जो कोई स्विच होता है, कोई सॉकेट होता है, उसमें हम प्लग लगाते हैं जब, तो हमारे पास एक लाइन होता है, एक न्यूट्रल होता है और एक अर्थिंग का पॉइंट होता है। अगर बल्ब हम कनेक्ट करते हैं तो बल्ब सपोज करिए ये है, बल्ब में अंदर एक एलिमेंट होता है, इसका एक वायर को लाइट से कनेक्ट करता हूं, दूसरे को न्यूट्रल से। जब मैं इस प्रकार से कनेक्ट करता हूं तो लाइट और न्यूट्रल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो यहाँ पे अप्लाइड हो जाता है और इसमें करंट फ्लो करती है, बल्ब ऑन हो जाता है। लेकिन सपोज करो मैं इसको लाइट से ही कनेक्ट करता हूं, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस इसको नहीं मिल पाएगा, और क्योंकि करंट फ्लो करती है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, तो यहाँ पर करंट फ्लो नहीं करेगी, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ठीक, ऐसे ही यहाँ पर दोनों ही एंड हमने सेम पॉइंट से कनेक्ट कर दिए हैं, इस पे चार्ज फ्लो नहीं करेगा। ये सर्किट पे रखूं या ना रखूं कोई अंतर नहीं पड़ता। बहरहाल ए और बी, यानी ये जो 2 माइक्रोफैराड 3 माइक्रोफैराड ए और बी के बीच में कनेक्ट करनी है, मुझे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ए और बी के बीच में निकालना है। ठीक, तो वो केवल 6 माइक्रोफैराड आंसर आ जाएगा। या ये देखने के बाद अगले डायग्राम में मैं इसे हटा सकता हूं, रब आउट कर सकता हूं, एंड दिस कम्स आउट टू बी C is equal to 6 microfarad. Clear? Now coming to next question, third. Same question है with a difference. इसको मैंने इससे कनेक्ट कर दिया, फिर हम यहां से A पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। क्लियर? यहां से A पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, इसके बाद ये पॉइंट ए हो गया, यहां से ये बी पॉइंट है, ऐसे करके बिना कुछ क्रॉस किए यहां पे पहुंचे, बी पॉइंट हो जाएगा। अब हमें ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है ए और बी के बीच में। मैं 2 माइक्रोफैराड को देखूंगा, ये पॉइंट ए है, ये ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, 2 माइक्रोफैराड। 3 माइक्रोफैराड, ये अब कुछ ऐसे हो जाएगा, ये ए और बी के बीच में कनेक्टेड है। 6 माइक्रोफैराड ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। यहां पे मैंने इस डायग्राम को मैं दोबारा ड्रॉ कर दे रहा हूं, जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है कुछ ऐसे, ये ए है ये बी है, शायद ये बोर्ड पे नीचे ज्यादा चला गया, आपको नजर नहीं आएगा। ठीक, तो यहां पे एक कैपेसिटर 2 वाला ये, 6 3 वाला ये, 6 वाला ये 2 माइक्रोफैराड 3 माइक्रोफैराड 6 माइक्रोफैराड। इसकी ये प्लेट ए से कनेक्टेड है, जो कि पॉजिटिव हाई पोटेंशियल पे है, तो इससे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे नेगेटिव आएगा। 3 माइक्रोफैराड की ये वाली प्लेट, दिस प्लेट जिस पे राइट मार्क लगा हुआ है, वो ए से कनेक्टेड है, ए हाई पोटेंशियल पे है, तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। यहां से ये तीनों ही मेरे पास पैरेलल आ जाएंगे, C = C1 + C2 + C3, 2 + 3 + 6 = 11 माइक्रोफैराड। ये क्वेश्चन हमारे सिंपल क्वेश्चंस हैं, बस हम सिंपलीफाइड डायग्राम लगाकर हम किसी भी क्वेश्चन को वर्कआउट कर सकते हैं। बस एक चीज की जरूरत है कि हम सिंपलीफाइड डायग्राम ड्रॉ करें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
यहाँ पे जो कुछ भी हम सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में सिंप्लीफाइड डायग्राम या सर्किट ड्रॉ करने का मेथड समझेंगे, वो सभी मेथड रेजिस्टेंस में यूज हो रहे होंगे, इसलिए यहाँ पे हम इसको ध्यान से समझेंगे। फोर्थ, सपोज दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, मुझे ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालना है। ये मेरे पास 9 माइक्रोफैरड का है, ये भी 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 9 माइक्रोफैरड का है। दिस इज ऑफ 6 माइक्रोफैरड, दिस इज 9 माइक्रोफैरड, दिस इज ऑफ 6 माइक्रोफैरड, दिस इज 9 माइक्रोफैरड एंड दिस इज अगेन 9 माइक्रोफैरड। इसको कैसे वर्कआउट करें समझ लें। इसको फिर से हाई पोटेंशियल ले लें, लो पोटेंशियल चार्ज इस प्रकार से जाएगा। यहाँ पे सपोज को क्यों चल रहा है, जब स्टार्टिंग में आप क्वेश्चन वर्कआउट कर रहे होते हैं और ऐसे क्वेश्चन हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होते हैं, तो जो मेथड मैं बता रहा हूँ इसको लेके चलिए, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। कैसे नहीं होगी देखते हैं आगे। ये क्या पॉजिटिव प्लेट, ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, इसके आगे क्यू चार्ज जाएगा। ये मुझे एक जंक्शन मिलेगा, इस जंक्शन पे ए भी मेरे पास आ चुका है, सी मान लेते हैं। यहाँ से चार्ज दो पार्ट में डिवाइड होगा, Q1 और सपोज हियर इट इज Q2। ये पॉजिटिव प्लेट हो जाएगी। इनर सरफेस पे मैं चार्ज दिखा रहा हूँ क्योंकि चार्ज जो इनर सरफेस पे पाया जाता है, यहाँ पे Q2 चार्ज आ गया। ये Q1 चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ Q1 पहुँचेगा, इधर Q3, Q2 यहाँ आ चुका है, इधर सपोज करो Q4। यहाँ पे फिर डिवाइड होगा D पॉइंट पे, यहाँ पे E पॉइंट आ गया और ये हमने F जंक्शन सपोज कर दिया। ये Q3 चार्ज यहाँ जाएगा, फिर इधर Q3, इधर Q3, पॉजिटिव नेगेटिव, इधर Q3, Q3, पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ Q3, इधर से पॉजिटिव नेगेटिव, ये जो मेरे पास Q4 चार्ज आ रहा था वो यहाँ पहुँचेगा। ये दोनों मिलके Q1, Q3, Q4 में ब्रेक हुआ है, Q4, Q3 मिल करके Q1 यहाँ पे आ जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ Q1 प्लस Q2 अगेन यहाँ पे Q आ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक, तो यहाँ पे हम देखिए एक बार चार्ज यहाँ डिवाइड होता है, एक बार चार्ज यहाँ डिवाइड होता है। जो चार्ज यहाँ पे डिवाइड होता है वो यहाँ पे दोबारा यूनाइट होता है। तो सबसे पहले मैं D और E के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालूंगा। ठीक, तो कैसे निकालूंगा वो अगले डायग्राम में देखता हूँ। D और E के बीच में इसमें दिस 9 माइक्रोफैरड, ये 9 माइक्रोफैरड, ये 9 माइक्रोफैरड, इसमें Q3 चार्ज जा रहा है। ये तीनों ही सीरीज में जाएंगे क्योंकि इसमें चार्ज डिवाइड नहीं हो रहा है। यहाँ Q1 चार्ज आ रहा था, वो डिवाइड हो रहा था, तो ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच आपस में पैरेलल हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं इस ब्रांच का इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालूंगा। इसके लिए मैं क्या करूंगा, आप नेक्स्ट डायग्राम में ड्रॉ करोगे, मैं यहीं पे वर्कआउट करता हूं। इन तीनों को हटा करके अगले डायग्राम में मैं इसको C1 सपोज करूंगा, C1 सपोज करूंगा। जो यहाँ पे 9 माइक्रोफैरड तीन कैपेसिटर लगे हुए थे, उसकी यहाँ C1 मैंने मान लिया। ठीक, तो C1 तीनों सीरीज में है, तो मैं कह सकता हूँ 1/C1 इक्वल टू 1/9 प्लस 1/9 इक्वल टू 3/9 इक्वल टू 1/3। C1 इक्वल टू 3 माइक्रोफैरड। क्लियर? अभी ये C1 आ गया। मुझे ये नहीं लिखना है कि लेट द इक्विवेलेंट डी ऑफ दीज थ्री कैपेसिटर इज C1, ये नहीं लिखना है, क्योंकि मैं अगला डायग्राम में ड्रॉ करूंगा तो उन तीनों की जगह पे C1 मैंने यहाँ ड्रॉ किया होगा, वो अपने आप में ये मीनिंग दे रहा होगा कि C1 जो है तीनों माइक्रो कैपेसिटर का इक्विवेलेंट है। ठीक, अब हमने क्या किया, यहाँ पे Q1 चार्ज आ रहा है, दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। इन दोनों का इक्विवेलेंट मैं C2 मान लेता हूँ, तो C2 इक्वल टू हो जाएगा, इन दोनों इक्विवेलेंट C2 मान लेता हूँ, यानी D और E के बीच में C2 मान लेता हूँ, तो C2 इक्वल टू हो जाएगा C1 प्लस 6, 3 प्लस 6 इक्वल टू 9 माइक्रोफैरड। क्लियर? तो C और D और E के बीच में इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस आएगा 9 माइक्रोफैरड आ जाएगा। इन दोनों को यहां से हटा करके दिस इज D, दिस इज E,
इसके बीच में मैं C2 कनेक्ट कर दूंगा। मींस ये C2 उन दोनों का इक्विवेलेंट है। ये C2 मेरे पास 9 माइक्रोफैरड आ गया, फिर ये तीनों सीरीज में आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर Q1 चार्ज आ रहा था, यहाँ पे Q1 पहुंचा, इक्विवेलेंट इन सब का C2 है, तो ये Q1 जो है इसमें जाएगा, और यहाँ पे ऑलरेडी Q1 आ रहा है, तो ये चार्ज अब यहाँ पे डिवाइड नहीं हो रहा है, ये तीनों सीरीज में आ जाएंगे। सीरीज में आ जाएंगे, इन तीनों का इक्विवेलेंट, तीनों 9 माइक्रोफैरड के हैं, इन तीनों का इक्विवेलेंट मैं C3 सपोज कर दूंगा, पॉजिटिव नेगेटिव। अगेन ये दोनों पैरेलल में होंगे, इन दोनों का C जो आ जाएगा C4 मान लेता हूं, तो C4 इक्वल टू आ जाएगा, पहले C3 वर्कआउट कर लें, तो ये फिर अगेन 3 माइक्रोफैरड आ जाएगा, जैसे इसको C1 को कैलकुलेट आउट किया था। इन दोनों को कैलकुलेट आउट करूंगा, इन दोनों के इक्विवेलेंट को अगर मैं C4 मान लूं, तो C4 इक्वल टू बिल्कुल ऐसे ही आ जाएगा, C4 क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है, 6 + 3 इक्वल टू 9 माइक्रोफैरड। क्लियर? अगेन 6 माइक्रोफैरड एंड C3, इन दोनों का इक्विवेलेंट C और D के बीच में मैं सपोज कर लूंगा, C4 हो चुका है, C5, ठीक, C5 मेरे पास हो जाएगा, C5 इक्वल टू C4 + 6, that is 3 + 6 इक्वल टू 9 माइक्रोफैरड। क्लियर? एक बार इससे पहले जो हमने कैलकुलेट आउट किया था, यहाँ पे 6 था, यहाँ 3 आना चाहिए था, तो C4, फिर से इस क्वेश्चन को वर्कआउट करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। This is the point A. This is the circuit. यहाँ पे बोर्ड एग्जामिनेशन में मैं कैसे लिखूं, मैं केवल अभी उस पे कंसंट्रेट कर रहा हूं। ये भी 9 माइक्रोफैरड का है, 9 माइक्रोफैरड, 9 माइक्रोफैरड, 9 माइक्रोफैरड, 9 माइक्रोफैरड, 9 माइक्रोफैरड, 9 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड एंड 6 माइक्रोफैरड। ठीक, इसको देखिए, चार्ज यहां से चलेगा, यहां इस जंक्शन पे पहुंचेगा, ए और बी हो चुका है, इसको सी मान लिया, इस पॉइंट को डी मान लिया। ये चार्ज यहाँ पे दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ये पॉजिटिव इधर नेगेटिव, और यहाँ पे जो चार्ज इस ब्रांच में आ रहा है वो इधर चला जाएगा। ये जो चार्ज गया वो इसको पॉजिटिवली चार्ज करेगा, इसको नेगेटिवली चार्ज करेगा। यहाँ पे जाकर के इसे मैं ई पॉइंट मान लूँ, इसे दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक पार्ट इधर जाएगा, दूसरा पार्ट इधर जाएगा। मीन्स अगर यहाँ Q चार्ज आ रहा है तो Q यहाँ पहुंचेगा, Q1 इधर गया, Q2 इधर गया, Q1 यहाँ पहुंचेगा, दो पार्ट में डिवाइड होगा, इससे हमने Q3 मान लिया, इसको Q4 मान लिया, यहाँ पे Q3 ही जाएगा, Q3 ही जाएगा, Q3 यहाँ पहुंचेगा, Q4 यहाँ पहुंचेगा, Q1 Q3 + Q4 के बराबर होगा, ये दोनों एडअप होंगे तो यहाँ से Q1 मिल जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ से Q1 आएगा, इधर से Q2 आ रहा है, दोनों ऐड होके Q मिल जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास दिस 9, ये Q3 चार्ज इसमें भी जाता है, इसमें भी जा रहा है, इसमें, इन तीनों का इक्विवेलेंट मैं C1 सपोज कर लेता हूँ, तीनों ही सीरीज में है। आई कैन राइट 1/C1 = 1/9 + 1/9 + 1/9 = 1/3। ये इंडिकेट करता है C1 = 3 माइक्रोफैरड। मींस इन तीनों कैपेसिटेंस की जगह पे इनका इक्विवेलेंट मैं कनेक्ट कर सकता हूं। इनका इक्विवेलेंट C1 मैंने सपोज किया था,
एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आती है बच्चों के बीच में कि जब ऐसे क्वेश्चन को वर्कआउट करते हैं तो क्या उनको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि इनका इक्विवेलेंट C1 है। ऐसे अगर वो लिखेंगे बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा वेरिएबल यूज होते हैं, उनके लिए अलग लिखना पड़ता है, लाइनें बहुत यूज होती हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैंने पहला डायग्राम ड्रॉ किया था, उसके बाद उन तीनों के जहाँ पे मैंने C1 लिखा है ना, तो डायग्राम ही इंडिकेट कर रहा है कि उन तीनों का इक्विवेलेंट C1 है, लिखने की जरूरत अलग से नहीं। अब यहाँ पे Q1 चार्ज आ रहा था, वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ, Q3 इधर गया, Q3 इसमें पहुंचा, Q3 इधर गया, Q3 यहाँ गया, ऐसे आ गया ना। ये दो यहाँ पे जो चार्ज आ रहा था दो पार्ट में डिवाइड हुआ, दो ब्रांचेस में अलग अलग गया, और दोनों ब्रांच का जो चार्ज है बाद में इस पॉइंट पे F पॉइंट कह दूं मैं, वहां पे कंबाइन कर जाता है। तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए। इन दोनों का इक्विवेलेंट C2 मान लो, C2 इक्वल टू C1 प्लस ये 6 माइक्रोफैराड है, प्लस 6 इक्वल टू 3 प्लस 6 इक्वल टू 9 माइक्रोफैराड। ठीक, मींस इन दोनों का इक्विवेलेंट E और F के बीच में 9 माइक्रोफैराड आ गया है। तो इसको मैं हटा करके इन दोनों की जगह पे E और F के बीच में सिंपली C2 लिख सकता हूं। C यहां से Q1 चार्ज आया, C2 में गया, तो यहां से Q1 चार्ज मिलेगा, यहां Q1 चार्ज पहुंचा, यहां पे Q1 Q2 दोनों ऐड हुए, Q1 Q2 ऐड हुए, और D के आगे हमें Q चार्ज मिल जाता है। अब ये तीनों ही, ये C2 जो है हमारे पास 9 माइक्रोफैराड आ चुका है, ये जो या 9 माइक्रोफैराड 9 माइक्रोफैराड 9 माइक्रोफैराड, तीनों पे Q1 चार्ज आ रहा है, ये तीनों ही सीरीज में होंगे। अगर पहले की तरह इसको वर्कआउट करें, इनका इक्विवेलेंट को C3 मान लें, तो C3 या ऐसे लिख लें 1/C3 इक्वल टू 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 9 इक्वल टू 3/9 इक्वल टू 1/3, और C3 इक्वल टू C3 इक्वल टू 3 माइक्रोफैराड। C3 मैंने इन तीनों कैपेसिटेंस की जगह पे यूज किया हुआ है, इनका इक्विवेलेंट है, मैं इनको हटाता हूं और इनकी जगह पे इनका इक्विवेलेंट कनेक्ट कर देता हूं। दिस इज C3, पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट एंड इक्वल टू 3 माइक्रोफैराड, जो अभी हमने वर्कआउट किया। अब ये दोनों पैरेलल में होगा C और D के बीच में, इनका इक्विवेलेंट C4 मान लें, तो वो आ जाएगा C3 प्लस 6, C3 की वैल्यू 3 रखेंगे तो 9 माइक्रोफैराड आ जाएगा। मींस सेम केस को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। इन दोनों को हटाएंगे क्योंकि इनका इक्विवेलेंट C4 आया हुआ है, यहाँ पे C4 आई विल करेक्ट, C4 मेरे पास 9 माइक्रोफैराड आ गया है। Q चार्ज, ये Q चार्ज इधर जाएगा, यहाँ पहुंचेगा, तीनों में Q चार्ज फ्लो कर रहा है, तीनों ही सीरीज में है। Therefore 1/C इक्विवेलेंट, अब मैं C5 नहीं लिखूंगा क्योंकि इन तीनों का इक्विवेलेंट आ रहा है, जो कि फाइनल रिजल्ट है। 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 और C इक्वल टू 3 माइक्रोफैराड आ जाएगा। क्लियर? नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Coming to next question. ये कोई कंडक्टर सर्किट है, यहां पे 4 माइक्रोफैराड 4 माइक्रोफैराड 4 माइक्रोफैराड and this is 4 microfarad capacitors are connected. Suppose this is the point A and this is the point B. मुझे A और B के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। A और B के बीच का कैसे करें समझ ले। अगर ये पॉइंट B है तो यहाँ पहुंचा, ये भी पॉइंट B, क्योंकि बिना किसी इसको क्रॉस किए किसी भी पॉइंट पे सर्कमफ्रेंस से पहुंचूंगा, हर एक पॉइंट B होगा, क्योंकि बिना किसी कैपेसिटर, रेजिस्टर और सेल को क्रॉस किए हुए पहुंचूंगा। अब इसका सिंपलीफाइड डायग्राम देखें, A एंड B, ये जो कैपेसिटर है ये A और B के बीच में कनेक्टेड है, ये जो कैपेसिटर है ये भी A और B के बीच में कनेक्टेड है।
इस कैपेसिटर को देखें, ये भी ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, ये कैपेसिटर भी ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, माने चारों के चारों पैरेलल हो गए, मींस दैट चारों के चारों पैरेलल होगा। इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 इक्वल टू 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 इक्वल टू 16 माइक्रोफैराड। क्लियर? नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। फिर से मैं सर्किल पे जाता हूं, सेम डायग्राम। दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस इज द पॉइंट बी। मुझे ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है और हर एक कैपेसिटेंस सी इक्वल। यहाँ पे ए स्टार्टिंग पॉइंट है, बी एंड पॉइंट है। अगर ये पॉइंट बी है तो ये पॉइंट पहले की तरह पहुंचा जा सकता है बिना किसी कुछ क्रॉस किए हुए। हमारे पास कोई एक रास्ता होना चाहिए जिससे हम जहां तक पहुंच सकते हैं सभी पॉइंट्स बी सेम होते हैं। इफ नो कैपेसिटर, नो रेजिस्टेंस, नो इंडक्टेंस और सेल इज क्रॉस्ड, जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कर रहे हैं, ये सभी पॉइंट बी हो गए। यहाँ पे एक जंक्शन और भी है, इसको सपोज कर ले हम ए बी ओ सपोज कर लेते हैं। मुझे ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। मैंने ए पॉइंट यहाँ रखा, बी पॉइंट यहाँ पे रखा। ए से ये कैपेसिटेंस कनेक्टेड है, हमने इससे कनेक्ट किया। इसका दूसरा टर्मिनल ओ से कनेक्टेड है। बाकी ये तीनों कैपेसिटर ओ और बी के बीच में कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है। ये तभी हो सकता है जब ये पैरेलली कनेक्टेड हो। सी 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 सी, फिर से ए कहें, सी, और इन तीनों का इक्विवेलेंट हम लिखेंगे नहीं कि assume that the equivalent of these three capacitance are C1 मान लेते हैं। C1 इक्वल टू आ जाएगा C प्लस C इक्वल टू 3C। ए और बी के बीच में और C इक्विवेलेंट की बात हम करें तो 1/C डैश, इक्विवेलेंट को C डैश अप्रोच कर लिया, 1/C प्लस 1/C1, 1/C प्लस 1/3C इक्वल टू 4/3C और C डैश इक्वल टू 3/4C। These questions एट द फर्स्ट हैंड ऐसा लग सकता है कि दीज आर सम ट्रिकी क्वेश्चंस। ट्रिकी नहीं, इसमें सिंपल कंसेप्ट यूज होता है। आप सिंपल कंसेप्ट, आप इस वीडियो को एक बार नहीं 2 बार, ये चीज एक बार आपको समझ में आ जाती है तो इसके बाद आपके पास जो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट की बात आती है वो भी सिंपल हो जाता है। Now coming to next question, यहाँ पे प्लेट के बेसिस पे कैपेसिटेंस की बात करूंगा। आई हैव 3 प्लेट्स यार, क्वेश्चन में मेरे पास 3 प्लेट हैं, आइडेंटिकल प्लेट्स है, सबका प्लेट एरिया ए है और किन्हीं भी 2 प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डी। यहाँ पे एक पॉइंट एक्स है, एक्स से मैंने ए प्लेट को और बी प्लेट को कनेक्ट किया हुआ है। ये पॉइंट वाई है, इससे मैंने बीच वाली प्लेट को कनेक्ट कर दिया हुआ है। एक्स और वाई के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आई हैव टू फाइंड आउट। फिर से समझ लें, 3 आइडेंटिकल प्लेट्स आर केप्ट, 3 आइडेंटिकल प्लेट्स ईच ऑफ एरिया कैपिटल ए आर केप्ट एट डी सेपरेशन सक्सेसिवली as shown in the diagram. Find the equivalent capacitance between the points A and B. ठीक, यहाँ पे एक चीज समझ लें, इस प्लेट के ऊपर कुछ नहीं है, इधर एक प्लेट है, यानी कि ये प्लेट एक साइड पे एक प्लेट, इसके एक साइड पे एक प्लेट है। ऐसे ही ये प्लेट नंबर 1 करते हैं, इसे सेकंड करते हैं, थर्ड करते हैं। जो फर्स्ट और थर्ड प्लेट है, इसके एक साइड तो दूसरी प्लेट है, इसके इधर तो दूसरी प्लेट है, लेकिन इस साइड देयर इज नो प्लेट।
इसके इधर तो प्लेट है, इधर कोई प्लेट नहीं। ठीक, दूसरी बात, इसके जो प्लेट नंबर 2 है, इसके इधर भी ये वाली प्लेट है और इसके इधर ये वाली प्लेट है। अब हम इसमें से किसी एक टर्मिनल को पॉजिटिव मान लें, दूसरी टर्मिनल को नेगेटिव मान लें। ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो 1 और 3 क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो इस पर केवल पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, क्योंकि ये एक ही साइड इसके दूसरी प्लेट लाई करती है तो इसके एक साइड ही पॉजिटिव चार्ज आएगा, इधर नहीं आएगा जहाँ राइट लगा हुआ है, जिधर राइट लगा हुआ है वहाँ पे नहीं आएगा। ठीक, ये प्लेट दोनों तरफ से घिरी हुई है और नेगेटिव टर्मिनल से है, नेगेटिव चार्ज इधर ऐसे आ जाएगा। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उस प्लेट उस पे केवल पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उस पे केवल नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक, अब यहाँ पे कैपेसिटर के लिए एक फील्ड यहाँ से इस 1 से 2 की तरफ एग्जिस्ट करेगी और दूसरी फील्ड 3 से 2 की तरफ एग्जिस्ट करेगी। एक कैपेसिटर C1 यहाँ बनेगा, दूसरा C2 यहाँ बनेगा। C1 अगर हम देखें तो इट कम्स आउट टू बी एप्सिलॉन नॉट A by D, इतना ही C2 आ जाता है। ठीक, अब हम इसको देखें कि किस प्रकार से कनेक्टेड है, सीरीज में है या पैरेलल में है। तो फिर से हम x और y पे आएंगे, x y पॉजिटिव नेगेटिव। C1 की पॉजिटिव प्लेट x से कनेक्टेड है तो यहां से कैपेसिटर C1 कनेक्ट करेंगे, इसकी पॉजिटिव प्लेट x से, और C1 की जो नेगेटिव प्लेट है y से कनेक्टेड है। सिमिलरली C2 की पॉजिटिव प्लेट x से कनेक्टेड है, एंड नेगेटिव प्लेट, इसकी नेगेटिव प्लेट y से कनेक्टेड है। इसको इस प्रकार से कनेक्ट कर दें, ये y पॉइंट, ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए, इक्विवेलेंट कर दो C1 प्लस C2 एप्सिलॉन नॉट A by D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A by D इक्वल टू 2 एप्सिलॉन नॉट A by D। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन, 1 2 3 4, फर्स्ट प्लेट, सेकंड प्लेट, थर्ड प्लेट एंड फोर्थ प्लेट आइडेंटिकल प्लेट्स हैं, सेम पोर्शन, एरिया हर प्लेट का एरिया A है एंड दो प्लेट के बीच की डिस्टेंस D है, ये भी D, ये भी D, ये भी D। दिस इज द पॉइंट X, दिस इज द पॉइंट Y। X से फर्स्ट प्लेट कनेक्टेड है, X से थर्ड प्लेट कनेक्टेड है, Y से सेकंड प्लेट कनेक्टेड है, Y से फोर्थ प्लेट कनेक्टेड है। इनके बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटर मुझे वर्कआउट करना है। देखिए कैसे करते हैं, इसको फिर से पॉजिटिव प्लेट मान लेते हैं, इसको नेगेटिव प्लेट। मैं ये कहूंगा कि इस क्वेश्चन को आप पहले खुद ट्राई कर लीजिए और फिर वीडियो को रोक करके और फिर आप इसको देखें कि मैच करके कि वेदर यू आर गेटिंग द पॉइंट प्रॉपर्ली और नॉट। नाउ यहाँ पे अगर हम देखें, ये पॉजिटिव है, ये फर्स्ट एंड फोर्थ प्लेट एक ही साइड से घिरी, इसके इधर ही दूसरी प्लेट है, इसके इधर ही दूसरी प्लेट है, यानी कि इस सरफेस पे इस सरफेस पे चार्ज नहीं आएगा। ठीक, इस पे पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज दोनों साइड में आएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज इधर आएगा क्योंकि नेगेटिव से कनेक्टेड है, इस पे नेगेटिव चार्ज दोनों साइड आएगा। C1 C2 C3, यहाँ पे C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A by D। सेम डायग्राम मेरे पास आ जाएगा अगर मैं इसको x मान लूं जो कि पॉजिटिव टर्मिनल पे है और इसको y मान लूं। C1 की पॉजिटिव प्लेट, C1 की पॉजिटिव प्लेट x से कनेक्टेड है और नेगेटिव प्लेट y से कनेक्टेड है, ये डायग्राम सही है। C2 की पॉजिटिव प्लेट x से कनेक्टेड है और नेगेटिव प्लेट y से कनेक्टेड है, ये भी सही है। C3 यहां पे देखें, C3 की पॉजिटिव प्लेट x से कनेक्टेड है और C3 की नेगेटिव प्लेट y से कनेक्टेड है। दिस इज द ग्राफ, सिंप्लीफाइड डायग्राम। दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, तीनों आपस में पैरेलल पे हो गए, सॉल्व कर लीजिएगा, 3 एप्सिलॉन नॉट A by D आ जाएगा। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन। This
दिस इज द 8th क्वेश्चन। फिर से मेरे पास 4 प्लेट की है, लेकिन अब एक चेंज है, एक्स पॉइंट है, एक्स से फर्स्ट प्लेट कनेक्टेड, सेकंड प्लेट, थर्ड प्लेट, फोर्थ प्लेट, एंड एक्स से फोर्थ प्लेट कनेक्टेड है, वाई से सेकंड प्लेट कनेक्टेड है और थर्ड प्लेट कनेक्टेड है। इसको हमने पॉजिटिव मान लिया, वाई को नेगेटिव मान लिया। ये एक साइड से घिरी हुई है, इस फर्स्ट प्लेट के ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा, फोर्थ के नीचे कोई चार्ज नहीं है, जहां पे राइट में लगा है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्लियर। इसके नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा और हम ऐसा कंक्लूड करने का प्रयास करेंगे कि नेगेटिव चार्ज यहाँ पे भी आ जाए, इस पे भी इधर आएगा, इस पे भी इधर आएगा। दो सरफेसेस जो एक दूसरे को फेस कर रही हों, व्हाट आई मीन टू से, ये दो प्लेट हैं, ये सरफेस और इस प्लेट का ये वाला सरफेस, ये दो सरफेस हैं, ये दो सरफेस है, इसका ये वाला पाम वाला हिस्सा, इसका पाम, एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, एरिया है। इस पे कभी भी लाइक चार्ज नहीं आ सकते, एक पे पॉजिटिव आएगा, दूसरे पे नेगेटिव आएगा। तो एक कंडीशन ये है, और दूसरी कंडीशन ये है कि ये टर्मिनल नेगेटिव तरफ से कनेक्टेड, इसमें केवल नेगेटिव चार्ज आ सकता है, और इस सरफेस पे अनलाइक चार्ज आना चाहिए था, नहीं आएगा, ये चार्ज यहाँ पे नहीं आएगा, जीरो चार्ज होगा। एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ एग्जिस्ट करेगी, C1 यहाँ पे बनेगा, C2 यहाँ पे बनेगा। इसको अगर वर्कआउट करेंगे आप, C1 की पॉजिटिव एक्स से नेगेटिव वाई से, पॉजिटिव एक्स से नेगेटिव वाई से, C2 की पॉजिटिव एक्स से नेगेटिव वाई से, C2 की पॉजिटिव एक्स से नेगेटिव वाई से। तो इस केस में हमारे पास C इक्वल टू फिर से C1 प्लस C2 एप्सिलॉन नॉट डिवाइड प्लस एप्सिलॉन नॉट डिवाइड 2 एप्सिलॉन नॉट डिवाइड। Now coming to next part. इस टाइप के क्वेश्चन और देखेंगे, उसके बाद दूसरी वैरायटी के क्वेश्चंस पे मूव करेंगे। 9th क्वेश्चन, फिर से मेरे पास ये प्लेट है, 1 2 3 4 5, नहीं यहाँ पे अभी दो क्वेश्चन है। दिस इज द पॉइंट x, टर्मिनल x, ये फर्स्ट से कनेक्टेड है, फर्स्ट प्लेट x से कनेक्टेड है, फोर्थ प्लेट x से कनेक्टेड है, सेकंड एंड फिफ्थ प्लेट y से कनेक्टेड है, थर्ड किसी से भी कनेक्टेड नहीं है। दिस इज द फर्स्ट प्लेट। सेम बात है, एरिया हर प्लेट का ये है, दो सक्सेसिव प्लेट के बीच की डिस्टेंस स्मॉल d। इसको पॉजिटिव टर्मिनल मान लिए, एंड दिस इज नेगेटिव। इस पे केवल इस सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये प्लेट दोनों साइड से घिरी हुई है, नेगेटिव टर्मिनल से भी तो नेगेटिव चार्ज दोनों तरफ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दोनों तरफ, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। थर्ड प्लेट पे इसके इंडक्शन की वजह से या इसके इंडक्शन की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये C1 कैपेसिटेंस, C2 कैपेसिटेंस, C3 कैपेसिटेंस, C4 कैपेसिटेंस। अब हमें इनका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है। ये x है, ये y है, पॉजिटिव नेगेटिव। C1 देखें, इसकी पॉजिटिव प्लेट x से कनेक्टेड है, नेगेटिव प्लेट y से कनेक्टेड है। तो C1 मेरे पास पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे आ जाएगा। C2 की पॉजिटिव प्लेट हवा में है, अभी थोड़ी देर के लिए नेगेटिव प्लेट y से है, नहीं ड्रॉ कर सकता है। C3 की भी प्लेट हवा में, लेकिन C4 की पॉजिटिव प्लेट x से है और नेगेटिव प्लेट y से। तो यहाँ पे मेरे पास C4 पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव प्लेट C4 y से। अब हम आते हैं C3 की पॉजिटिव प्लेट x से कनेक्टेड है, नेगेटिव प्लेट जो है C3 की नेगेटिव प्लेट C2 की पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड है, इसकी नेगेटिव प्लेट y से कनेक्टेड है। सपोज करो अगर मैं C2 से चल जाता तो पहले कहता नेगेटिव प्लेट y से कनेक्टेड है, इसको यहाँ से कनेक्ट करता है, इसको C2 को उसकी पॉजिटिव प्लेट को फिर C3 की नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट करता है, इसको कट से आगे बढ़ जाता है। मींस ये दोनों सीरीज में होंगे और ये इसका C1 C4 और इन दोनों का इक्विवेलेंट आपस में पैरेलल में होगा।
सॉल्व करिएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा C इक्वल टू 5/2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। वर्कआउट करिएगा, कठिन नहीं है, क्योंकि इसका जो आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई D, इसका आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई D, दोनों सीरीज में है, तो इसका आंसर आ जाएगा एप्सिलॉन 2 इन दो C3 और C4 C2 और C3 का इक्विवेलेंट जो आ जाएगा मेरे पास, वो आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई 2D सीरीज में, और फिर ये और ये बाकी दो पैरेलल में होंगे, तो एप्सिलॉन नॉट A बाई D प्लस एप्सिलॉन नॉट A बाई D, इनको वर्कआउट करेंगे, ये आ जाएगा। नाउ 10th क्वेश्चन, क्वेश्चन ये, आई हैव n आइडेंटिकल प्लेट्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एंड दिस इज nth। दिस इज द पॉइंट A, फर्स्ट, देन थर्ड, और अगर यहाँ पे फिफ्थ प्लेट होती, देन फिफ्थ, अल्टरनेटिव प्लेट्स, अल्टरनेटिव फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवन एंड सो ऑन, वो A से कनेक्टेड है, सेकंड, फोर्थ एंड लास्ट वन सपोज ये B से कनेक्ट, इनके बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालिए। तो यहाँ पे भाई सब करेंगे पॉजिटिव निगेटिव, अगर इसको पॉजिटिव मान लें, इसको निगेटिव मान लें, ये और निगेटिव निगेटिव, क्योंकि सेकंड प्लेट निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव एंड सो ये निगेटिव। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो अल्टरनेटिव कैपेसिटी जो C1 बनाए, C2 बनाए, C3 बनाए, इन सबको ले लें, तो ये सभी आपस में पैरेलल में आ जाएंगे। कितने कैपेसिटर बनेंगे? मेरे पास 3 प्लेट थी पैरेलल, तो 2 कैपेसिटर बन रहे थे। 4 प्लेट थी जो अल्टरनेट प्लेट कनेक्टेड थी सेम टर्मिनल से, तो 3 बन रहे थे। 5 होंगी तो 4 बनेंगे। अल्टरनेट प्लेट्स आर कनेक्टेड टुगेदर, तो n प्लेट्स होंगी तो n-1 कैपेसिटर बनेंगे। तो इक्विवेलेंट जो आ जाएगा, अगर हर एक कैपेसिटर, ये भी C मान लें, इसको भी C मान लें, इसको भी C सपोज कर लें, सभी C हो, तो उस केस में क्योंकि प्लेट एरिया और सरफेस सेम है, तो सबका कैपेसिटेंस सेम आएगा, तो C मैंने मान लिया। तो ये जो n-1 कैपेसिटर जो बने हैं, वो जो है पैरेलल में होंगे, इक्विवेलेंट इतना आ जाएगा, क्योंकि C प्लस C कितनी बार? n-1 टाइम्स, ठीक। या उसको प्लेट एरिया की टर्म्स में लिखना चाहें तो ये बात लिखा जा सकता है। ठीक, इस लेक्चर को मैं यहीं पर लिमिट करता हूं, कंक्लूड करता हूं। नेक्स्ट लेक्चर में और भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशंस पे और कुछ थ्योरम्स जो वैसे तो हम इलेक्ट्रिक करंट पे स्टडी करते हैं, कैपेसिटर पे भी एप्लीकेबल होते हैं, ठीक। वो हम जैसे किरचॉफ लॉज वगैरह हैं, वो हम अगले वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे। तब तक गुड डे एंड गुड बाय।